सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आईटीआर फाइल करने से पहले एक बार अपना रेजिडेंशियल स्टेटस जरूर चेक करवा लीजिए सर। तो यहां पर क्या आप पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 21-22 में क्या आप रेसिडेंट थे? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप यहां पर एक लिमिट से ज्यादा यहां पर इंडिया से बाहर थे? तो उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी निल हो जाएगी सर। अगर आप नॉन रेसिडेंट है, आपने एक भी रुपया इंडिया से नहीं कमाया है एंड बाहर की फॉरेन इनकम अगर आपने कमाई है तो उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी में इफेक्ट पड़ सकता है। आपको यहां पर जो है इनकम टैक्स में क्या टैक्स लायबिलिटी आएगी डिपेंड करता है कि आपकी यहां पर रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो यह जानना जरूरी है, चाहे आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, एओपी, बीओआई, एजे हो, आप कोई भी हो, आपके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। आइए चेक करते हैं कैसे आप यहां पर पहचान सकते हैं आप अपना रेसिडेंशियल स्टेटस। तो यहां पर रेसिडेंशियल स्टेटस तीन तरह से यहां पर कैटेगराइज किए गए हैं। सबसे पहले आप यहां पर रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप रेसिडेंट है तो यहां पर चाहे तो आप रेसिडेंटल ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आएंगे या फिर आप आएंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में। तो ये तीन कैटेगरी यहां पर डिवाइड की गई है रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस में अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं तो यहां पर आपका यहां पर या तो आप रेसिडेंट हो सकते हैं या फिर आप नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं। रेसिडेंट में भी आप जो है रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं या फिर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं। यानी आप रेसिडेंट तो है बट आप लगातार यहां पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, यानी लगातार आप जो है यहां पर इंडिया में रेसिडेंट नहीं करते हैं। तो यहां पर यह जानना जरूरी है कि आप कब लगातार यहां पर रेसिडेंट कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं। क्या आप नॉन रेसिडेंट है? या एक और नया कॉन्सेप्ट यहां पर आया है वो है डीम्ड रेसिडेंट। क्या आप डीम्ड रेसिडेंट में आते हैं? तो यह जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ आप फर्म है, एओपी है, लोकल अथॉरिटी की कंपनी है, तो उसके इसमें सिर्फ दो ही चीज होती है, या तो रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट होगी। तो आइए देखते हैं रेसिडेंट की क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिविजुअल की। अगर आप पूरे साल में 180 दिन से ज्यादा यानी 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में रहे तो आप रेसिडेंट माने जाएंगे सर। यानी अगर आपने यहां पर पूरे साल का हमने यहां पर टेबल लिख लिया सर 1/4/2021 से लेकर 31/3/2022 तक सर। तो यहां पर आप देखिए 3-3 महीने का हमने ऐसे पीरियड डिवाइड कर दिया। अगर आपने ये 9 महीने अगर आप इंडिया में रहे तो आप रेसिडेंट माने जाएंगे, या फिर ये 9 महीने आप इंडिया में रहे अप्रैल से लेकर दिसंबर तक तो आप रेसिडेंट माने जाएंगे। बट अगर आप सिर्फ 3 महीने ही इंडिया के अंदर रहे तो आप नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे। यानी सिर्फ आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ही इंडिया में थे तो आप नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे उस केस में। सीधी सिंपल सी बात है सर। यानी आपको पूरे साल में 182 डेज से अगर आप ज्यादा हुए तो यहां पर यानी 6 महीने से ज्यादा अगर आपने रेसिडेंट किया इंडिया के अंदर तो आप यहां पर रेसिडेंट माने जाएंगे, अदरवाइज आप नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे। एक तो ये चीजें कैलकुलेट करेगी। उसके अलावा अगर आप ये कंडीशन नहीं कैलकुलेट करते यानी कंडीशन नहीं कर पाते, यानी आप 180 दिन से कम है, तो उस केस पे आप सेकंड कंडीशन अगर फुलफिल कर लेते तो भी आप रेसिडेंट माने जाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या है यहां पर सर? अगर आप पूरे साल के अंदर 60 दिन से ज्यादा यहां पर जो है रहे इंडिया में, या फिर पिछले 4 सालों में, इस 21-22 को छोड़ के उसके पहले के 4 सालों में अगर आप जो है 365 दिन तक रहे हैं, टोटल मिला के 365 दिन तक रहे तो आप रेसिडेंट मान लिए जाएंगे सर। तो यहां पर देखिए हमने यहां पर कैलकुलेशन किया, कैसे किया? यहां पर देखिए 21-22 हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसके पीछे के 4 साल हमें देखने हैं 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 है। अब इन सभी 4 सालों में हमने 100 दिन इंडिया के अंदर थे, टोटल मिला के कितने हुए सर? 400 दिन। तो पहला पॉइंट था 400 दिन तक है, 365 दिन से ज्यादा है, तो हम यहां पर कंडीशन फुलफिल कर ली। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर यानी करंट ईयर में 21-22 में 100 दिन है, हम रेगुलरली हम 100 दिन रह रहे हैं, तो यहां पर भी 60 दिन से ज्यादा है, तो यहां पर इस कंडीशन में हम यहां पर जो है रेसिडेंट माने जाएंगे। अभी बाकी है सर, ये सिर्फ हम रेसिडेंट माने जाएंगे अगर हम दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं 182 डेज की, या फिर पिछले 4 साल में 365 या इस साल में 60 दिन से ज्यादा अगर हम हैं तो हम रेसिडेंट माने जाएंगे। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो हम सीधे सीधे नॉन रेसिडेंट में कैटेगरी में आ जाएंगे सर। अब कुछ
ऐसी कंडीशन है जहां पर सिर्फ अप्लाई होता है 182 डेज की कंडीशन, यानी 182 डेज से ज्यादा होंगे तभी ये 3% जो है यहां पर रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे, भले ही उन्होंने पिछले 4 सालों के अंदर 365 दिन से ज्यादा रहे हैं या फिर करंट ईयर के अंदर 60 दिन से ज्यादा भी क्यों ना रहा, तो भी यहां पर जो है उनको रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। किन किन केस के अंदर? यहां पर अगर वो इंडियन सिटीजन है ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, चाहे वो क्रू मेंबर हो किसी इंडियन शिप के, या फिर वो इंप्लॉयमेंट के लिए बाहर गए हैं, या फिर वो इंडिया विजिट करके आए हैं, विजिट किया है उन्होंने इंडिया, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से है या इंडियन सिटीजन है, ये 3% जो है इनको 182 डेज की ही कंडीशन लगेगी सर, यानी जो दूसरी कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होती, यानी 182 डेज से अगर वो कम है तो वो नॉन रेसिडेंट है और अगर ज्यादा है तो वो रेसिडेंट है, सिंपल सी बात है। बट इसके अंदर थोड़ा सा एक चेंज हुआ है, अगर इनकी टोटल इनकम जो है सर अगर 15 लाख से ज्यादा हुई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, फॉरेन इनकम को अगर हटा दें तो उस केस में इनको रेसिडेंट यहां पर जो माना जा सकता है। किस केस के अंदर? यहां पर 2 केस दिए जाएंगे, 182 डेज के भी माना जाएगा, उसके अलावा यहां पर पिछले 4 सालों के अंदर उन्होंने 365 एंड करंट ईयर में यहां पर 120 दिन से ज्यादा होने चाहिए, यानी 60 दिन से ज्यादा नहीं 120 दिन से ज्यादा होने चाहिए। तो यहां पर उस केस में ये तीनों पर्सन जो इंप्लॉयमेंट के लिए बाहर गए हैं, जो इंडियन क्रूज शिप के साथ गए हैं, या फिर जो विजिट आए हैं इंडिया के अंदर, जो इंडियन सिटीजन थे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, बाहर से इंडिया में आए, 180 दिन से कम भी आए हैं, लेकिन ये सेकंड कंडीशन कंप्लाई कर दी पिछले 4 सालों के अंदर, लेकिन उनकी टोटल इनकम सर 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन दोनों अप्लाई होगी सर। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो वो रेसिडेंट माने जाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम आपको एग्जांपल के थ्रू बताएंगे कैसे आपको करना है। उससे पहले हम आपको बताते हैं सर डीम्ड रेसिडेंट, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है डीम्ड रेसिडेंट। अगर आप एक इंडियन है, इंडियन सिटीजन है और आपकी यहां पर इनकम फॉरेन सोर्स से नहीं है और 15 लाख से ज्यादा है और आपकी इनकम जो है कहीं दूसरी कंट्री में लायबल नहीं है, तो आप यहां पर डीम्ड रेसिडेंट माने जाएंगे इंडिया में सर। तो यानी अगर आपकी बाहर से कोई भी कहीं से भी इनकम है, उसको हटाकर अगर टोटल इनकम मेरी 15 लाख है, 15 लाख से ज्यादा है, तो यहां पर अगर आपका कहीं पर भी टैक्स नहीं लग रहा किसी भी कंट्री में, तो आप यहां पर इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगे, लायबिलिटी आप पे आ जाएगी सर। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज की सर, आप रेसिडेंट तो हो गए, बट इसमें भी 2 चीज है, चाहे यहां पर आप जो है ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी आप रेसिडेंट तो है, आप लगातार ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेंगे। दूसरी चीज, आप रेसिडेंट है बट आप लगातार ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। तो यहां पर कैसे कंडीशन आपको देखने मिलेगी? अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब माने जाएंगे? अगर आपने पिछले 10 साल में सिर्फ 9 साल में 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर अगर आप नॉन रेसिडेंट रहे, यानी 10 सालों में अगर आपने सिर्फ 1 साल ही इंडिया में रेसिडेंट माने गए हैं, 1 साल आपने इंडिया में रहे, बाकी के 9 साल आप नॉन रेसिडेंट रहे, तो यहां पर आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाएंगे। भले ही आप इस साल आपने कंडीशन कंप्लीट कर ली, 180 दिन से ज्यादा हो गए, आप रेसिडेंट हो गए, पर आपका पिछला 10 साल का बैकग्राउंड देखा जाएगा कि 10 साल में आप कितने साल इंडिया में थे, तो 1 साल ही थे, बाकी के 9 साल नहीं थे, तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर आपने पिछले 10 में से 7 साल में, पिछले 7 साल में अगर आपने 729 डेज और उससे कम के अगर स्टे किया है, तो आप यहां पर जो है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाएंगे सर। तो ये 2 कंडीशन है। तीसरी कंडीशन, अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, वही केस है जो हमने आपको बताया, तो 15 लाख से ज्यादा है, इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, तो यहां पर 120 दिन या उससे ज्यादा, लेकिन 182 डेज से कम है, तो आपको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। उसी के साथ अगर आप डीम्ड रेसिडेंट आते हैं, तो यहां पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट में, यहां पर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आ जाएंगे सर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल? तो यहां पर समझ लीजिए क्रिस गेल है जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट प्लेयर है और वो 102 दिन से यहां पर 10 साल से रह रहे हैं। 102 दिन आप रहते हैं, वो यहां पर इंडिया में आते हैं, रहते हैं, वेस्ट इंडीज क्रिकेटर है। आइए देखते हैं उनकी कंप्यूट करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कंप्यूट की जाएगी क्रिस गेल की? तो असेसमेंट ईयर 22-23 में वो यहां पर 102 दिन से ज्यादा यानी 60 दिन से ज्यादा हो गए। उसके साथ साथ पिछले 4 सालों में वो 102 दिन यानी 408 है, यानी 365 डेज से ज्यादा है। वो 182 डेज की तो कंडीशन कंप्लाई नहीं कर पाए, बट यहां पर 365 दिन की कंडीशन जो है वो यहां पर कंप्लाई कर पाए, तो यहां पर रेसिडेंट माने जाएंगे सर। तो यहां पर देख लेते हैं। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो देखना है, तो उसके अंदर जो पहली कंडीशन थी 10 में से 9 वो यहां पर नहीं देख पाएंगे, बट दूसरी जो कंडीशन है यहां पर वो जो है 102 दिन 7 साल में देखनी है।
पिछले 7 साल में 102 दिन यानी 714 दिन है। होना कितना चाहिए था सर? 730 दिन से ज्यादा होना चाहिए था, तभी वो यहां पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाते हैं, पर 714 दिन है तो यहां पर इन्होंने जो है 730 दिन 729 दिन से कम है तो यहां पर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाएंगे सर। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, वो रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाएंगे सर। अब आ जाते हैं, बात करते हैं एचयूएफ के रेसिडेंशियल स्टेटस की। तो एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे? अगर वो रेसिडेंट है तो उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो वोली और पार्टली इन इंडिया में होना चाहिए सर। अगर पूरा का पूरा कंट्रोल बाहर है तो उस केस में यहां पर नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे सर। और उसी के साथ साथ एचयूएफ का यहां पर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैसे चेक किया जाएगा? सेम जैसे हमने यहां पर जो इंडिविजुअल का चेक किया था, अगर उनके जो करता है पिछले 2 सालों में यहां पे 10 से 2 सालों के अंदर अगर इंडिया के अंदर है कंटिन्यूसली, तो वो यहां पर जो है रेसिडेंट माने जाएंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर उन्होंने पिछले 7 सालों में 730 दिन से ज्यादा है तो यहां पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाएंगे, अदरवाइज वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के अंदर आ जाएंगे सर। तो यहां पर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ का देख लेते हैं। कंट्रोल और मैनेजमेंट यहां पर नहीं है तो वो नॉन रेसिडेंट है, अगर है तो यहां पर दोनों कंडीशन देखनी है कि उनके जो करता है पिछले 10 सालों में से 2 साल इंडिया में है या फिर वो 7 सालों में 730 दिन यहां पर इंडिया में है। तो अगर दोनों कंडीशन अगर कंप्लाई करते हैं तो वो यहां पर आरओआर यानी रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाएंगे, नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाएंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी देख लेते हैं। तो कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया होना चाहिए। दोनों में से एक कंडीशन अगर कंप्लाई कर लेती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो यहां पर रेसिडेंट कंपनी मानी जाएगी। तो यहां पर इंडियन कंपनी है, अगर ये इंडियन कंपनी है रेसिडेंट है तो यहां पर रेसिडेंट मानी जाएगी। अगर नहीं है ये इंडियन कंपनी तो यहां पर देखा जाएगा कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो क्या इंडिया में, अगर है तो यहां पर रेसिडेंट इन इंडिया, नहीं है तो वो नॉन रेसिडेंट मानी जाएगी। सिंपल है। उसके अलावा यहां पर फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर उनका कंट्रोल पूरा का पूरा या आधा का आधा कंट्रोल जो इंडिया में है तो रेसिडेंट माने जाएंगे। अगर पूरा कंट्रोल बाहर है तो यहां पर नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे। तो इस हिसाब से आप जो अपना रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं सर। सो वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।